ये कहानी एक सास और बहू की है। सास बहुत पुराने विचारों की है और बहू एक पढ़ी लिखी और आज के विचारों की है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि दो विचारों के लोग एक साथ जब आते हैं तो क्या होता है। कहानी के पात्र हैं सास सावित्री देवी, बहू सुमन, बेटा सूरज, ससुर विकास जी। ये कहानी लखनऊ के विकास नगर की है, जहाँ पर एक घर में 3 लोग रहते थे। सूरज के पिता जो जल विभाग में काम करते थे, सूरज की मम्मी जो घर पर रहकर सारा काम देखती थी, और सूरज जो रेलवे में इंजीनियर था। सूरज की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और समय समय पर बीमार रहा करती थी। इसलिए घर वालों ने सोचा कि अब समय आ गया है कि सूरज की शादी करा दी जाए, ताकि उनका साथ देने के लिए घर पर कोई आ जाए, जिससे उनका भी समय बीत जाएगा और उनका भी ख्याल रखने वाला कोई होगा। जैसे कि घर में सूरज और उसके पापा दोनों काम करने वाले थे, इसलिए उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपना घर था, गाड़ी थी, इसलिए वह ऐसी बहू को ढूंढ रहे थे जो शादी के बाद घर संभाले और सबका ख्याल रखे। सूरज की मम्मी जिससे भी शादी की बात चलाती, उसको एक बात जरूर बोलती, लड़की कम पढ़ी लिखी हो चलेगा, मगर वो घर का काम करे और मेरी बात माने। बस इतना ही चाहिए हमको, पैसा, गाड़ी या और कुछ नहीं चाहिए। सूरज की मम्मी के मन में हमेशा एक डर बना रहता था कि अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी आई तो शायद वह अपने मन का करेगी और वह उनकी बात नहीं मानेगी, कहीं वह उनके बेटे को उनसे दूर ना कर दे। सूरज को देखने के लिए काफ़ी सारे लड़की वाले आए और कुछ को देखने के लिए सूरज और उसके मम्मी पापा भी गए, मगर सूरज को अभी तक कोई पसंद नहीं आया था। एक दिन सूरज के पापा ऑफिस से घर आए और अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो सूरज की मम्मी, बनारस वाले मामा जी का फ़ोन आया था। बोला है कल एक लड़की वाले को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं। लड़की यहीं लखनऊ में MBA कर रही है। इस साल उसका फाइनल ईयर है। बनारस में उनका बहुत बड़ा कारोबार है, संपन्न परिवार से है। तो क्या करूं, उनको बोल दूं आने के लिए? सूरज की मम्मी ने पूछा, लड़की यहाँ लखनऊ में किसके साथ रहती है? सूरज के पापा ने बोला, शायद हॉस्टल में रहती है। बाकी तुम बोलो तो कल बुला लेता हूँ, जो तुम्हारे मन में है पूछ लेना। सूरज की मम्मी उसके पापा से बोलती हैं, यहाँ अकेले रहती है, बाकी सब बनारस में, तो फिर तो वो अपने मन का करती होगी। शादी के बाद क्या यहाँ रह पाएगी? पता लगा उसको वही आज़ादी चाहिए जिस आज़ादी से वो आज अभी जी रही है। फिर क्या होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि बाकी जैसा बोलो आप। सूरज के पापा ने बोला, यार कौन सा हमको शादी करनी है, उन दोनों को मिलने दो, दोनों को एक दूसरे को समझ में आ जाता है तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो वह अपने रास्ते हम अपने रास्ते, एक टाइम का खाना ही तो खाएंगे। ऐसा बोलकर सूरज के पापा खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगली सुबह मामा जी सबको अपने साथ लेकर सूरज के घर आते हैं। मामा जी लड़की वालों को लड़कों वालों से और लड़कों को लड़की वालों से मिलवाते हैं। सूरज ने जैसे ही लड़की को देखा, वह देखता ही रह गया। लड़की बहुत सुंदर थी और लड़की का नाम सुमन था। सुमन ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे और वह बहुत सुंदर लग रही थी। सूरज और सूरज के पापा दोनों को लड़की बहुत पसंद आई, मगर सूरज की मम्मी ने जब सुमन के कपड़े और बालों को देखा तो देखकर मन ही मन में सोचने लगी, या देखने में इतनी सुंदर है या तो घर का काम नहीं करेगी, और कहीं ऐसा ना हो इसकी सुंदरता को देखकर सूरज हमें छोड़कर इसके साथ कहीं और जाकर रहने लगे। इसलिए सूरज की मम्मी ने सुमन से कुछ सवाल पूछे, जैसे तुमको परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है या नहीं, खाना बनाना आता है या नहीं, तुम्हें घर में खाना अच्छा लगता है या बाहर, तुम शादी के बाद नौकरी करोगी या नहीं। सुमन ने भी सारे सवालों के जवाब बहुत ही समझदारी और प्यार से दिए। मुझे परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है, पढ़ाई के लिए बनारस से दूर रहना पड़ा, नहीं तो मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। खाना बनाना आता है मगर सब कुछ नहीं आता है। ज़्यादातर मुझे घर का खाना अच्छा लगता है।
मगर कभी कभी कुछ खास समय पर परिवार के साथ बाहर खाना भी मुझे अच्छा लगता है। शादी के बाद मैं नौकरी करूंगी या नहीं, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। मुझे मेरे माता पिता ने इस लायक बनाया है कि मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो नौकरी करूंगी, नहीं तो अपने परिवार का साथ देती रहूंगी। सुमन की बातों को सुनकर वहां पर बैठे सारे लोग बहुत खुश हुए। सूरज और उसके पापा की तरफ से हाँ थी, मगर वह सबके सामने कुछ नहीं बोले और यह बोलकर उनको जाने दिया कि कल तक हम फोन करके बताते हैं। उनके जाने के बाद सूरज की मम्मी ने बोला, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। पता लगा अभी तो अच्छी अच्छी बातें कर रही है, मगर शादी के बाद अगर अपना असली रूप दिखाना शुरू किया तो क्या होगा। सूरज के पापा ने समझाया, देखो हम किसी को पहले से नहीं पहचान सकते जब तक हम उसके साथ कुछ समय ना बिताएं। जितना समय मैंने उनके साथ अभी बिताया और जितना मेरा अनुभव कहता है, यह लड़की ठीक है, ये हमारे घर को संभाल लेगी। सूरज की मम्मी ने बोला, बाद में अगर कुछ गलत हुआ तो। सूरज के पापा ने बोला, मेरा अनुभव कहता है ये लड़की ठीक है, तो अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ऐसा बोलकर वह लोग सुमन को फाइनल कर देते हैं और अगले दिन मामा जी को फ़ोन करके लड़की वालों को बता देते हैं। दोनों की कुंडलियाँ मिलाकर 3 महीने बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन अपने ससुराल आती है। शादी के बाद सुमन और सूरज दोनों बहुत खुश थे। सूरज ने प्लान बनाया कि घूमने के लिए मनाली चलते हैं, मगर सुमन ने बोला, एक बार मम्मी पापा से पूछ लेते हैं। सूरज ने बोला, मम्मी पापा मना थोड़ी ना करेंगे। सुमन ने बोला, मना नहीं करेंगे, मगर पूछना हमारा फ़र्ज है। तो सूरज ने जाकर मम्मी से पूछा तो मम्मी ने मना कर दिया। बोला, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा रुक कर जाना। सूरज थोड़ा नाराज़ हुआ, फिर जाकर सब अपने काम में लग गए। अब सूरज की मम्मी अपनी बहू को चेक करने के लिए अलग अलग तरह से उसकी परीक्षा लेने लगी। सबके खाना खाने के बाद बोलती है कि अब मुझे भूख लगी है, यह देखने के लिए क्या वह खाना दोबारा बना सकती है या नहीं। सब बाहर खाना खाने का प्लान बनाते हैं, मगर अंत में कुछ ना कुछ बहाना लगाकर सबको बाहर जाने से रोक लेती है ताकि सुमन को घर में खाना बनाना पड़े। घर पर कोई आसपास का आए तो उसके सामने यह बोलना है कि हमने शादी में कुछ नहीं लिया, मेरे बेटे की शादी हमने फ्री में कर दी। खाना बनाने में कुछ गलती हो जाए तो उसको बार बार दोहराती ताकि सुमन अपने घर में जाकर बताए। जब सुमन आराम कर रही होती है तो उसको किसी न किसी बहाने बुला लेती, यह चेक करने के लिए कि वह उसको मना कर दे वह आराम कर रही है। धोने के लिए जब कपड़े निकालती है तो कुछ ना कुछ कपड़े छुपा देती ताकि मशीन से कपड़े धुलने के बाद थोड़े बचे हुए कपड़ों को हाथ से धोना पड़े। थोड़ी थोड़ी देर में किचन में जाकर धुले हुए बर्तन को धोने के लिए नीचे रख देती ताकि उसको पता लग सके कि सुमन नाराज होती है या नहीं। रात को भी सुमन को किसी न किसी काम में लगा देती, सिर्फ यह देखने के लिए कि सुमन जाकर सूरज को सारी बात बताती है या नहीं। 1 महीने के बाद सूरज ने दोबारा जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ हम 1 हफ्ते के लिए मनाली जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। सूरज की माँ ने एक बार फिर बोला, अभी तुम लोग रुक जाओ, मैं बताऊंगी फिर चले जाना। यह सुनकर सूरज बहुत नाराज हुआ और अपनी माँ से तेज आवाज़ में बोला, आप हमेशा बीमार ही रहती हैं, आप अपना ख्याल कुछ दिन तो रख सकती हैं। जब भी आपसे बोलो आप हमेशा कुछ ना कुछ बहाना लगा देते हैं। सूरज के ऐसे शब्द सुनकर उसकी माँ बहुत नाराज होती है और बोलती है, आज से पहले तूने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की, क्या तुझे समझ नहीं है या फिर तू बहू के कहने पर चल पड़ा। सूरज फिर तेजी से बोलने वाला था कि सुमन ने उसको बीच में रोक दिया और बोली, माँ मुझे पता है आप पिछले 3 महीनों से मेरी अलग अलग तरह से परीक्षा ले रही हैं। मैं आज सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको लगता है कि सूरज जी मेरे कहने पर चलते हैं, मगर आप उनसे पूछ सकते हैं पिछले 3 महीने में उन्होंने मुझसे कितनी बार बाहर चलने के लिए बोला है
और मैंने हर बार बिना आपसे पूछे बाहर जाने से मना कर दिया। माँ, मुझे पता है आपको लगता होगा कि मैं शहर की लड़की पढ़ी लिखी हूँ, कहीं आपके बेटे को छीन ना लूँ, मगर मैं भी एक जिम्मेदार परिवार से आती हूँ। मुझे परिवार की कीमत पता है, मुझे माँ की कीमत पता है, इसलिए मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुमको तुम्हारा अच्छा बुरा अच्छी तरह से पता है। अपने ससुराल में क्या निर्णय सही है क्या गलत है, इसका फैसला अपने आप लेना। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने पति से, अपने सास ससुर से और आखिरी में हमसे राय लेना। उन्होंने मुझे समझाया था परिवार को संजो कर रखना बहुत मुश्किल है और परिवार को बिखेरना बहुत आसान। इसलिए हर बार जब आपने मेरी परीक्षा ली तो इसलिए चुप रही क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ और एक दिन आपको इसका एहसास होगा कि फिर अगर आपको लगता है सूरज जी मेरे सुनते हैं, मेरे कहने पर चलते हैं, तो आज के बाद हम आपके सामने ही बात करेंगे और आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। ऐसा बोलकर सुमन वहाँ से अपने कमरे में चली जाती। सूरज भी गुस्से से घर के बाहर चला जाता है। अब सूरज की माँ अकेले बैठकर यह सोच रही होती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी समझदार बहू होने के बावजूद उसने उसके साथ पिछले 3 महीनों से बुरा ही करती आ रही है। शाम को सूरज के पापा के आने के बाद उनको सारी बात बताती है और अगले दिन सूरज और सुमन को बुलाकर उनको मनाली की टिकट देकर माफ़ी मांगती है। सुमन माँ के गले लग जाती है और सूरज माफ़ी मांगता है और बोलता है अब हम साथ चलेंगे। सूरज, सुमन और उसके मम्मी पापा सब एक साथ घूमने के लिए जाते हैं और अब सुमन एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह रहती है। इस कहानी से हमको सीखने को मिलता है कि दूसरों की परीक्षा लेने के बजाय उसका साथ दीजिए, जिंदगी और हसीन हो जाएगी। और अगर हमको अपने ऊपर यकीन है कि हम ठीक हैं तो समय एक दिन साथ देगा। नमस्ते दोस्तों।